मालवा का पठार। सर ये वाला माइक लगा लो, जब डिस्चार्ज हो गया तो। ठीक है, देखो अगर हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन पे जाए तो एक बार पुनः से आएंगे हम। ये वाला क्षेत्र है मालवा, ठीक है। ये है मध्य भारत का पठार, कौन सा है? मध्य भारत का पठार। ये है बुंदेलखंड, है ना। ये है रीवा पन्ना, है ना। और ये है बघेलखंड, कौन सा है? बघेलखंड। ये रेड कलर में जो दिख रहा है वो नर्मदा सोन घाटी है, कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी है, ठीक। और ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है ये सतपुड़ा मेकार श्रेणी है, कौन से है? सतपुड़ा मेकार श्रेणी, है ना। तो इतने भूभौतिक या भू आकृतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम मालवा को देखेंगे, बुंदेलखंड को देखेंगे और बघेलखंड को देखेंगे, ठीक है। इसके पश्चात हम सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद फिर हम दक्षिण में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक। चलिए, मालवा को अगर देखें तो याद रखना है इधर मेवाड़ प्रदेश है, इधर मध्य भारत है, बघेलखंड है और नीचे से क्या है? नीचे से नर्मदा घाटी, यानी कि इसके बीच में सैंडविच है, यानी कि इसके बीच में बसा हुआ है मालवा का पठार। क्या बसा हुआ है? मालवा का पठार। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो आप लिख सकते हो मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, दक्षिण में नर्मदा घाटी, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर में मध्य भारत का पठार, उत्तर में मध्य भारत का पठार, तथा उत्तर पश्चिम में, तथा उत्तर पश्चिम में मेवाड़ के पठार से घिरा हुआ है। मेवाड़ के पठार से
घिरा हुआ है। मेवाड़ के पठार से घिरा हुआ है। इस पठार की औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर है। 300 से 350 मीटर है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है। पूर्ण एवं आंशिक रूप से, पूर्ण एवं आंशिक रूप से इसमें प्रदेश के 16 जिले सम्मिलित होते हैं। प्रदेश के 16 जिले सम्मिलित होते हैं। मुख्यतः अच्छे लिख दो बड़े बड़े, है ना। क्या लिखोगे? इंदौर, जहां बैठे हैं, ठीक है। इंदौर, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, रायसेन, ठीक है, आदि। यहां दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। अर्थात इस पठार पर ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप, ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले बेसाल्टिक लावा का विस्तार है। बेसाल्टिक लावे का विस्तार है, जिसके ऋतुक्षरण या अपर्दन, जिसके अपर्दन के फलस्वरूप, जिसके अपर्दन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ना। ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखो तो ये बिल्कुल काली मिट्टी का प्रदेश है। ये पूरा काली मिट्टी का प्रदेश है ना। अरे यार, ये काली मिट्टी का प्रदेश है। ये समझ में आ रहा है? तो मालवा ये इधर नहीं है ना, ये वाला इसके नीचे मंदसौर वाला क्षेत्र है। तो ये जो मालवा का जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी। अब काली मिट्टी जब आएगा तो अब काली मिट्टी की विशेषता में हम लिखेंगे कि इसका काला कलर क्यों है, यहां लिखना नहीं है हमें। समझ आ गया? तो काली मिट्टी का काला रंग उसमें मौजूद टाइटेनिफेरस के कारण है या मैग्नेटाइट के कारण या लोहांश के कारण जो है इसका रंग काला होता है। खैर वो बात की बात है। लेकिन अगर हम जलवायु दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर सम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु, है ना। यहां सम जलवायु होती है। अर्थात तात्पर्य क्या इसका? हाँ लिख लो, गर्मियों में ना अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में ना अत्यधिक ठंड। है ना। इस पठार की मृदा उपजाऊ है, उपजाऊ है। जहां प्रदेश में सर्वाधिक कृषि कार्य संपन्न होता है।
प्रमुख फसलें गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर है आदि है, अरहर आदि है ना। मालवा को प्रदेश का गेहूं का भंडार भी कहा जाता है, प्रदेश का गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। यह क्षेत्र, गहरा चेंज कर सकते, यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप में यह क्षेत्र काट दो, क्षेत्र काटो, यह रहने दो, है ना। यह सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप में प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र है। यही कारण है कि यहां उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि उद्योगों का विकास हुआ है, हालांकि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से यह पिछड़ा है। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से देखो, है ना, समझो बात को। अगर हमारे प्रदेश में सर्वाधिक खनिज वाला कोई क्षेत्र है तो वो प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ना। ये वाला प्रदेश जो है ना, ये खनिज संसाधनों में धनी है ना। अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा शैक्षणिक रूप से काफी समृद्ध है ना। अब जहां शिक्षा है, स्वाभाविक तौर पर वहां पर आर्थिक गतिविधियां भी ज्यादा होगी नहीं होगी। तो औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित भी है। ज्यादातर उद्योगों का विकास जो है ना वो इसी क्षेत्र में हुआ है। और मालवा एक ऐसे जगह पर बसा हुआ है जहां पर से आप यदि देखो तो दक्षिण से भी जो कृषि के क्षेत्र से जो भी उत्पादन होता होगा वो इसी सघन आबादी वाले क्षेत्र में आएगा और वहां पर प्रोसेसिंग होकर फिर विभिन्न क्षेत्र में भी जाएगा। यानी कि मालवा के आसपास एक बड़ा बाजार भी है ना। तो एक संकुल बन जाता है ना, एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पर रॉ मटेरियल भी चारों ओर से आसानी से आ जाता है और वो चारों ओर बाजार को बेच भी देता है। भले ही यहाँ पर इसके धरातल के नीचे जो है खनिज संसाधनों का अभाव हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है ना। अगर हम मालवा को देखें तो मालवा पर औसत वार्षिक वर्षा लिख लेना कहीं पे, वहां जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर है। मालवा, पैरा चेंज कीजिए, मालवा एक विकसित प्रदेश है, एक प्रदेश बोलो, विकसित क्षेत्र है। अतः सघन आबादी वाला क्षेत्र भी बनता है, सघन आबादी वाला क्षेत्र भी बनता है। इसकी विशिष्ट जलवायु होने के कारण, विशिष्ट जलवायु होने के कारण चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु भी कहा है। ठीक, चलिए अब आगे क्या बढ़ते, बघेलखंड देख लेना है। देखिए रीवा पन्ना भी बघेलखंड का, याद रखना, उत्तर पश्चिमी भाग ही माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तर पश्चिमी। अगर हम ये पहले पूरा ये बघेलखंड के अंतर्गत आता था, समझ में आ रहा है ये पूरा। लेकिन हम चूंकि प्रादेशिक लेवल पर जब हम पढ़ते हैं, है ना, एक राज्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं
तो हम बघेलखंड के पठार को भी दो भागों में बांट लेते हैं। इसका उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो रीवा पन्ना का पठार बन जाता है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। ये ध्यान में रखना है। तो अब इस लिहाज से हम ये वाले बघेलखंड की चर्चा करेंगे, है ना, ये वाला जो सोन घाटी के पूर्व में है। कहां पर है? सोन घाटी के पूर्व में बघेलखंड, प्रदेश का पूर्वी पठार एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा पठार, सबसे छोटा पठार। इसके अंतर्गत सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया सम्मिलित होते हैं। उमरिया जिले सम्मिलित होते हैं। मृदा लाल पीली, जलवायु मॉनसूनी प्रकार की, जलवायु मॉनसूनी प्रकार की, औसत वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। धान यहां की प्रमुख फसल है। सघन वनों से आच्छादित यहां साल के वृक्ष प्रमुखता पाए जाते हैं, बहुतायात में पाए जाते हैं, सब लिख सकते हो। साल जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है। जनजाति बहुल क्षेत्र है। मुख्यतः आप ही बताइए कौन सी है? कौन सी है? बैगा, बैगा यहां निवास करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब सतपुड़ा को देखिए। अब नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम दक्षिण में प्रवेश कर जाएंगे इसके बाद, है ना। ध्यान देना, अब छोटी छोटी पहाड़ियां आएगी, उसके दर्शन भी करना है हमें, छोटी छोटी पहाड़ियों के। ठीक है ना, तो आपको 3-2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम कौन सा पढ़ेंगे? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में इसका विस्तार है ना। कहां? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में सतपुड़ा मैकाल का विस्तार है। वास्तव में यह एक वलित पर्वत है। वास्तव में यह एक वलित पर्वत है, किंतु अरावली के उत्थान के समय इसके दोनों ओर भ्रंश का निर्माण हुआ। अतः यह ब्लॉक पर्वत की भांति प्रतीत होता है। ब्लॉक पर्वत की भांति प्रतीत होता है। देखो यहां पर ये भ्रंश बना है ना।
यहां यदि यह नर्मदा है तो यहां यह तापी है। ठीक है, तो जब यहां पर ये इसका उत्थान हो रहा था तो यहां पर भी भ्रंश उत्पन्न हुआ और यहां पर भी भ्रंश उत्पन्न हुआ। जो वलन हुआ था वह श्रेणी वैसी की वैसी रही और ये दोनों भाग नीचे की ओर धस गए। तो इन भ्रंशों के बीच में ये वाला बसा हुआ क्या है, ब्लॉक पर्वत की भांति प्रतीत होता है। हालांकि वास्तविक तौर पे इसका निर्माण वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। कैसा हुआ था, वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। किंतु याद रखना है यह भी एक पुरातन है, एक पुरातन श्रृंखला है, अपर्दन हो रहा है किंतु कठोर चट्टाने हैं, इसीलिए विंध्य की अपेक्षा यहां पर अपर्दनात्मक क्रियाएं कम होगी। कठोर चट्टान है ना, विंध्य क्या है, विंध्य एक मिट्टी का ढेर है और मिट्टी का ढेर होने के कारण याद रखना है उस पर अपर्दन की क्रिया तेज होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए चंबल वगैरह जो है, क्षिप्रा वगैरह जो है, या हम पार्वती बता दे, काली सिंध बता दे, ये अपर्दन की क्रिया ज्यादा करते हैं। सिंध नदी की बात करें, ये अपर्दन की प्रक्रिया ज्यादा करेंगे। हालांकि वहां पर अपर्दन की क्रिया के लिए और एक चीज जिम्मेदार है ना, प्रारंभिक क्रम में जो है वो पशुचारण वहां पर हमारे पूर्वजों ने बहुत कर दिया है और निर्वणीकरण की प्रक्रिया भी की थी, जिससे मिट्टी ढीली हो गई और चंबल का क्षेत्र पूरा की पूरा बिहार में तब्दील हो गया, है ना। लेकिन अगर हम सतपुड़ा की बात कर रहे हैं तो इतना तो समझिए कि वास्तविक तौर पे इसका निर्माण वलन से हुआ है, किंतु दोनों ओर भ्रंश के कारण यह ब्लॉक पर्वत की तरह दिखाई देता है और कठोर चट्टाने हैं। और दूसरी चीज जीवाश्मों का अभाव है इस पर्वत की। अगर हाँ, लेकिन नर्मदा घाटी में जीवाश्म है, कोयला है। पेंच घाटी, कानन घाटी में अगर आप देखोगे तो कोयला है। मैं घाटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भ्रंश के कारण तो वृक्ष दबे होंगे, कालांतर में वह कोयले में तब्दील हुए होंगे। लेकिन मैं ये पर्वत की अगर बात करूं तो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया सतपुड़ा की उस वक्त हुई जब धरातल पर किसी प्रकार के जीव का अस्तित्व नहीं था, और जब अस्तित्व ही नहीं था तो जीवाश्म की प्राप्ति भी नहीं होगी। यही कारण है कि सतपुड़ा रेंज में याद रखना है किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं है। हालांकि इसके दोनों ओर जो भ्रंश है वहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, लिखिए क्या लिखा, ब्लॉक। इस श्रेणी की चट्टानें, इस पर्वत की चट्टानें कठोर है तथा जीवाश्म का अभाव है, जीवाश्म का अभाव है। क्योंकि इसके निर्माण के समय यहां जीवन नहीं था। ठीक है, इसका अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ऐसा लिखो। इसका अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश में है। अब सुनो, सतपुड़ा के 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3 भाग है ना। देखिए, सतपुड़ा का सिंपल सा अर्थ है 7 पुड़ों से निर्मित होने वाला। लेकिन आज वर्तमान में 7 पुड़े हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपर्दन के फलस्वरूप कई पठारी रूप में तब्दील हो चुके हैं। इसके जो मुख्य भाग हैं हम उसको देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ये एक ऊंची चोटी है। अगर हम सतपुड़ा की बात करें, है ना, तो सतपुड़ा में याद रखना है इस क्षेत्र में अगर हम वर्षा की बात करें तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जो है वो वर्षा निरंतर बढ़ती जाती है। यानी कि 75 से लेकर, अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जबकि हम यदि मैकाल श्रेणी तक जाए तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। मतलब हम किसी एक जगह पर नहीं कह सकते ना कि भैया सतपुड़ा पर इतनी वर्षा होगी, है ना। पश्चिम से लेकर इसकी जो वर्षा की मात्रा है वो 150 सेंटीमीटर तक पूर्व की ओर प्राप्त होती है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है ना वो निरंतर पूर्व की ओर जो है वह बढ़ती चली जाती है। और ये मैकाल श्रेणी
मॉनसून के ठीक परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि लंबवत हो जाता है, इसलिए अधिकांश मॉनसूनी पवनें जो है मेकाल श्रेणी से टकराकर अधिकांश वर्षा यहीं पर करा देती है। अगर क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है हमारा वो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला बनता है। अब क्यों बनता है ये आपको पता चल गया है ना, क्योंकि मॉनसूनी पवनें जब यहां से आएगी तो पूरी की पूरी मेकाल श्रेणी इसे रोक लेती है और पूरी की पूरी वर्षा यहां पर करा देती है। दूसरा, इधर हाइट भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र यदि पूछा जाता है तो प्रदेश का दक्षिण पूर्वी एरिया आएगा। स्थान विशेष की बात अगर करें तो ज्यादातर किसी एक स्थान पर जो है ज्यादातर पवने जो है वह पचमढ़ी ध्रुवगढ़ के क्षेत्र में यहां पर रुक जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट यहां पर है, तो ज्यादातर मानसूनी पवने यहां रुककर पंचमढ़ी के क्षेत्र में 212 सेंटीमीटर तक वर्षा करा देती है। इसीलिए प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान यदि पूछा जाता है तो वो पंचमढ़ी आएगा, है ना। अगर क्षेत्र पूछा जाए तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है। समझ में आया? अब देखिए, अपर्दन की क्रिया लंबे समय से चल रही होगी इस पर, और लंबे समय से अगर चल रही है तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपर्दन की क्रिया बहुत ज्यादा हुई थी, ये वाला है जहां पर हम बुरहानपुर का क्षेत्र देखते हैं। यहां पर एक पहाड़ी है, असिरगढ़ की पहाड़ी। कौन सी है? असिरगढ़। और इसी असिरगढ़ की पहाड़ी पर किला भी निर्मित है, लेकिन उसके बीच में एक पास बना हुआ है, एक दर्रा बना हुआ है ना। तो उस दर्रे से आप दक्षिण क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकते हो, अन्यथा पूरा की पूरा ये जो क्षेत्र है वो काफी उतार चढ़ाव वाला है, आसानी से इसको पार नहीं किया जा सकता था। इसीलिए प्राचीन काल में अगर हम देखें, आप मध्यकालीन युग में भी अगर जाते हो तो अकबर के समय की अगर हम बात करें तो वो इसी को पाना चाहता था। कोई भी राजा जो उत्तर भारत का है वो दक्षिण में जाने से पूर्व असिरगढ़ के किले पर कब्जा करना अवश्य चाहता था। क्यों? क्योंकि यहां से दक्षिण की ओर जाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। आई बात समझ में? तो असिरगढ़ के क्षेत्र से जो है ना, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसका पश्चिमी सतपुड़ा वाला हिस्सा आ जाता है, एक इसका पूर्वी सतपुड़ा वाला हिस्सा आ जाता है, और तीसरा जो है वो मेकाल श्रेणी जिसे पूर्वी भाग माना जाता है सतपुड़ा का, है ना। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सतपुड़ा तीन भागों में बंटता है। एक पश्चिमी सतपुड़ा, दूसरा पूर्वी सतपुड़ा, और तीसरा मेकाल श्रेणी। ये तीन भागों में सतपुड़ा बांटा जाता है। समझ में क्या कह रहा हूं? पश्चिमी सतपुड़ा की प्रमुख जो श्रेणी है वो राजपीपला है, गुजरात में। कौन सी है? राजपीपला। अगर आप नर्मदा घाटी के पास अगर आप जाओगे, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सरदार सरोवर डैम जहां पर बना हुआ है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब है ना सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है वहां पर, तो उसके पास में जो पहाड़ी जो गुजरी हुई है वो राजपीपला है। वहां राजपीपला करके एक गांव भी है ना। तो ठीक है, गए होंगे कोई तो उनको पता होगा, है ना। तो वहां राजपीपला लिखा हुआ रहता है, गांव है, तो उसी के आधार पर इसे राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला जो भाग है ना, इसी नर्मदा टापू के पास में जो इसमें जो टापू बना हुआ है वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है। समझ में आ रहा है? तो यहीं पर राजपीपला है, तो यह राजपीपला प्रमुख श्रेणी है ना। यहीं पर बड़वानी की पहाड़ी अखरानी भी है ना, याद रखना। ये भी सतपुड़ा का हिस्सा है, मतलब कौन से सतपुड़ा का? पश्चिमी सतपुड़ा का हिस्सा माना जाता है ना। आई बात समझ में? राजपीपला श्रेणी जो है यहाँ पर बारिश ठीक ठाक हो जाती है, 80, 90 या 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर सघन वन भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सघन वन। लेकिन बड़वानी के क्षेत्र में अगर आप आओगे तो हाइट थोड़ी सी कम है। क्या है? कम है, और ये थोड़ा सा शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर तक आपको वर्षा देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पर मैंने कहा था कि असिरगढ़ की पहाड़ियां आएगी, है ना। मैं पुनः से बता दूं, ये वाला है ना, ये कौन सी है? राजपीपला है। ये अखरानी पहाड़ी है, ये असिरगढ़ की पहाड़ी है ना। फिर ये पास बन जाता है यहाँ पर, है ना, दर्रा बन जाता है। फिर दर्रे से इसोर की ओर यदि आओगे आप, तो इसोर में याद रखना है आपको, यहाँ पर महाराष्ट्र से होते हुए जो बैतूल से होते हुए ना, बैतूल आपको दिखेगा, तो बैतूल से होशंगाबाद की ओर जब आप ऊपर की ओर जाओगे ना, तो यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है एक पहाड़ी फैली हुई है जिसका नाम है गाविलगढ़,
क्या है? गाविलगढ़। तो ये गाविलगढ़ श्रेणी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? गाविलगढ़। देखो वहां पर एटलस में आपको देखने को मिल जाएगा। एटलस निकाल लिया करो ना। तापी नदी कहां से जा रही है? इसके पश्चिमी भाग से जा रही ना। हाँ, ये भी देखना है, ध्यान देना है। मतलब मध्य प्रदेश का पेज निकालो। मध्य प्रदेश यहां नहीं दिखाई देगा। मध्य प्रदेश का जूम करके हिस्सा है ना, दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो ये वाला प्रदेश गाविलगढ़ दिखा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इसके आगे यदि आप जाओगे ना तो बैतूल होशंगाबाद के भाग में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको एक श्रेणी मिलेगी, महादेव। देखो महादेव होशंगाबाद बैतूल की ओर से मिल रही है, पक्का। वहीं पर होशंगाबाद में याद रखना है एक छोटा सा इसका हिस्सा है, कालीभीत। आपको शायद न दिखाई दे, लेकिन होशंगाबाद के क्षेत्र में कालीभीत पहाड़ी भी मौजूद है। ठीक है? नहीं है? नहीं तो नहीं दिखे। तवा नदी निकलेगी वहां से। ठीक है? तवा नदी का उद्गम स्थल पता है ना? कौन सी पहाड़ी है? कालीभीत पहाड़ी है ना। तो यही से निकल रहे। तो कालीभीत पहाड़ी भी है। महादेव पहाड़ी की ऊंचाई सतपुड़ा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, और यहीं पर सतपुड़ा की ही नहीं वरन प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मौजूद है। और प्रदेश का एक प्रचलित या सबसे विख्यात पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो पचमढ़ी यहीं पर है, जहां पांडव गुफाएं है ना। समझ में आ रहा है? तो एक दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे जलप्रपात है, छोटी छोटी धाराएं हैं यहाँ पर जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और प्रपातों का निर्माण करते रहती। तो मनमोहक क्षेत्र है ना। अमरकंटक और पचमढ़ी ये दो हमारे हिल स्टेशन बहुत प्यारे हैं प्रदेश में, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट मिलती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? फिर आगे की ओर जाओगे तो छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आपको तामिया हिल्स मिलेगी। तामिया देखने को तो नहीं मिलेगी, मिल गई? नहीं है, याद कर लो, यहीं पर है तामिया हिल्स। ठीक है? जो छिंदवाड़ा के पठार पर है। तो छिंदवाड़ा का पठार भी इसी का हिस्सा है। ठीक। फिर सिवनी के क्षेत्र में आओगे तो पारसवर क्षेत्र भी आएगा, जहां से कौन सी नदी निकली है? वैनगंगा। वेरी गुड, है ना। तो ये पारसवर क्षेत्र से ही निकली है, सिवनी के। फिर बालाघाट में आओगे तो लौंजी की पहाड़ी वहां पर आपको मिल जाएगी। बालाघाट के क्षेत्र में लौंजी की पहाड़ी, लौंजी हिल्स। ठीक। तो ये सारी पहाड़ियों के नाम याद रखना है। राजपिपला, अखरानी, बड़वानी श्रेणी है ना, इधर असीरगढ़ की श्रेणी है ना, गाविलगढ़, महादेव, फिर मैंने होशंगाबाद में कहा कालीभीत पहाड़ी है ना, फिर तामिया हिल्स छिंदवाड़ा में, फिर इधर लौंजी हिल्स। ठीक है? तो ये किसके हिस्से है? ये गाविलगढ़ वगैरह ये सारे महादेव श्रेणी यह पूर्वी सतपुड़ा के हिस्से है। किसके हिस्से है? पूर्वी सतपुड़ा। और यहीं पर याद रखना है, महादेव श्रेणी में याद रखना है, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है ना। तो यहीं पर है, याद रखिएगा, महादेव हिल्स। तो 1350 मीटर यहां पर है, 1350 मीटर। ठीक। अगर हम इसकी बात करें मैकाल श्रेणी की, तो मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का सबसे पूर्वी हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का सबसे पूर्वी हिस्सा है। मॉनसूनी पवनें यहां पर आकर सबसे ज्यादा वर्षा कराती है। क्या कराती है? सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर कराती है। इसलिए सघन वनों से आच्छादित प्रदेश है। अमरकंटक यहां की प्रमुख चोटी है, जहां से सोन, जोहिला एवं नर्मदा जैसी नदियां निकलती है या उद्गमित होती है। अच्छा, मालवा के पठार की प्रमुख नदियां भी लिख लेना है ना, ध्यान में नहीं रहा लिखवाना। तो एक पॉइंट कभी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती है ना, ये प्रमुख नदियां मालवा के क्षेत्र से प्रवाहित होती है।
है ना। और मालवा के क्षेत्र में याद रखना है, जो नदियां जो अपवहन प्रतिरूप बनाती है वो ध्रुमाकृति बनाती है, यानी कि वृक्षाकार, है ना। जब नदियां बनाती है तो कैसा, वृक्ष की भांति इसका प्रतिरूप बनता है नदियों का। चाहे आप क्षिप्रा की बात कर लो, चाहे आप काली सिंध की बात कर लो, तो यही से बेतवा भी इसी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है ना। फिर वो बुंदेलखंड में प्रवेश कर रही है। ठीक, अब इधर आ जाइए सब, मेकालचंद, है ना। तो यहां से अमरकंटक प्रमुख है, चोटी इसकी। यहां से जोहिला, सोन नदी, सोन तो जा ही रही है, यही पे बना देते ना। यहां से नर्मदा, यहां से सोन, और उसकी सहायक यहां पर जोहिला, है ना। ठीक, देख लो एक बार इतने भाग को मैप पे ड्रॉ कर लो। मालवा, मालवा की सबसे ऊंची चोटी भी लिख लेना, सिगार। 881 मीटर ऊंचाई है मालवा की सबसे ऊंची चोटी, है ना। आएंगे, हालांकि हम एमपी में आपको तथ्यात्मक चीजें लिखवाना है ना, क्योंकि वहाँ हमें ये सारी चीजें लिखना है ना। मध्य भारत के पठार की बात करेंगे, रीवा पन्ना की बात करेंगे, ठीक है। मेकाल श्रेणी पता चल गया पक्का। वर्षा यहाँ पर कितनी है, 125 से 150 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, अब सतपुड़ा से नीचे हमारा दक्षिणी भाग आरंभ हो जाता है। सतपुड़ा के नीचे से हमारा क्या होता है, अब दक्षिणी भाग आरंभ हो जाता है। अब दक्षिणी भाग को समझना है ना, थोड़ा सा पहले हम अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, बाद में जोड़ेंगे, है ना। नहीं तो हम बोलेंगे पहले ही अगर हम दक्कन का पठार पढ़ा दे तो फिर अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां अगर बीच में नाम आते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। इसलिए पहले हम पहाड़ियों के आपको दर्शन करवा दे, है ना। कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं ये पूछी भी जा सकती है आपको, तो पहले वो दर्शन करवा दे, फिर इसके पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और तटीय मैदानों को लेकर हम ये वाला पाठ समाप्त करेंगे, ठीक है। देखो अच्छा, भारत का बेसिक, भारत की जो बेसिक जानकारी है वो आप जानते हो ना। कौन से अक्षांशों के बीच में है, कौन से देशांतर के बीच में है, कितने राज्य तटीय सीमा पर है, स्थलीय सीमा पर है, जानते हो नहीं जानते हो? नहीं तो पता चले वो भी पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, है ना। इतना तो जानते हो ना, और नहीं जानते हो, नहीं जानते हो मैं क्या करूं। हम मेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेंस में हम ये नहीं पढ़ाएंगे यार अभी, है ना, कि भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश है, उल्टा बोल दिए, है ना। चलो देखो, यहां पर हमने क्या देखा, अभी सतपुड़ा देखा, यहां पर क्या देखा, मेकाल देखा, यहां पर क्या देखा, विंध्य देखा, यहां पर क्या देखा, अरावली देखा, यहां पर क्या देखा, शिवालिक देखा, इधर क्या देखे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां देखी, है ना, देखी नहीं देखी, ये है, ये सारे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, इतना भाग देख लिया हम। अब याद रखना है, जब हम राजमहल की पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो ये वाली चीज हम देख चुके हैं, राजमहल की पहाड़ी। इसके बाद में हमने पठारी क्षेत्र भी देख लिया है, हजारीबाग का क्षेत्र भी देख लिया है, और रांची का क्षेत्र भी देख लिया है। देख लिया है, देख लिया है, देख लिया है। ओडिशा हिल्स में हमने केवल और केवल क्या देखा है, केवल ओडिशा हिल्स, यानी कि हमने गरजात की बात की थी, मलाईगिरी वगैरह, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से अगर हम देखें तो राजमहल की पहाड़ियों से लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ भाग जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में मौजूद है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। खंडित क्षेत्र है, कैसा है, खंडित क्षेत्र है ना। किंतु अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है, इन पर्वतों का, इन पहाड़ियों का निर्माण जो है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ही हुआ है। जिस प्रकार से पर्वत बनते हैं, जिस प्रकार से अरावली बना था, उसी प्रकार से
यह क्षेत्र में भी पर्वतों का ही उत्थान हुआ है। लेकिन बात यह है कि जब, अब ध्यान देना है, जब ये वाला भाग, जब तैथिस सागर बंद हो रहा था ना, धीरे धीरे बंद हो रहा था, तब ये वाला भाग ऊपर उठ रहा था। तो ये वाला भाग ऊपर उठने के कारण याद रखना है, भारतीय या भारत का ये जो क्षेत्र है इसका ढलान ऐसे हो गया, टिल्ट हो गया ना, ऐसा। और आज भी ऐसा ही है, ये वाला भाग की ऊंचाई जो है वो ज्यादा है और ये वाले भाग की ऊंचाई जो है वो कम है। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसा है, और ऐसा है तो स्वाभाविक तौर पर इस क्षेत्र से नदियां पूर्व की ओर ही प्रवाहित होगी, और ढलान होने के कारण उनकी गति भी ज्यादा होगी, और गति ज्यादा होने के कारण अपर्दनात्मक क्रियाएं भी ज्यादा होगी, और अपर्दन के फलस्वरूप ये नदियां यहाँ पर जो बने पर्वत है, यहाँ पर जो बनी पहाड़ियां है, उसको छिन्न भिन्न करके वी नहीं बल्कि यू आकार की घाटियां ही बना दी है। इसलिए कई खंडों में विभाजित है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से यह जानी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, बल्कि इंसेलबर्ग या मोनेग्नेट की तरह यह फैली हुई है। इंसेलबर्ग जानते हो ना, गुंबदाकार आकृति, अपर्दन के फलस्वरूप क्या पड़ा हुआ है, गुंबद के आकार के। कहीं पर है इसकी ऊंचाई ज्यादा, जैसे आंध्र की अगर हम बात करें तो तिरुपति में इसकी ऊंचाई जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, या आप ओडिशा के क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर आपको गरजात वगैरह के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई ज्यादा देखने को मिल सकती। बाकी इतनी ऊंचाई इस पूर्वी घाट की नहीं है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अब ये छिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि नदियों ने इन्हें काटा हुआ है, यू आकार की कई सारी घाटियां बनी हुई है। अब यहां से नदियां अगर इसे यू आकार की घाटी बना रही होगी तो अपर्दन के फलस्वरूप भी बना रही होगी ना, और यह मलबा कहां ले जाएगी अवसाद? उसके आगे वाले क्षेत्र में, और धीरे धीरे जमा करते 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 वहां पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कर दिए। इसीलिए यह चौड़ा मैदान बन जाता है। अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यह चौरस है, जबकि पश्चिम वाले भाग में इतना कोई चौरस नहीं है। हालांकि उसके कारण भी बताएंगे हम आपको, अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में जब टॉपिक आएगा तब आपको अवश्य बताएंगे। तो ये जो पूर्वी घाट है ना, ये मैंने कहा भी था जब अरावली बन रहा था ना, उसी वक्त कहा था कि अरावली पेंजिया निर्माण के क्रम में बना है, तो पूर्वी घाट भी पेंजिया निर्माण के क्रम में ही बना है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये जब अफ्रीका के पूर्व में स्थित भूसन्नति में जब अरावली बन रहा था, तब ऑस्ट्रेलिया वाला भाग भारत के पूर्वी भाग से टकरा रहा था, है ना। तो वहां पर वलन से याद रखना है, यहां पर पर्वत उत्थान की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वी घाट अरावली के समकालीन है, किंतु नदियों के द्वारा यह छिन्न भिन्न हो चुका है, और वर्तमान में कई जगह पर मोनेग्नॉट जैसी स्थलाकृति या इंसेलबर्ग जैसी स्थलाकृति यहां पर देखने को मिल जाती है ना। ये पूर्वी घाट का विस्तार यदि हम देखें तो नीलगिरी से लेकर, दक्षिण में नीलगिरी से लेकर कहां तक है? ऊपर राजमहल की पहाड़ी, या ये जो शिलांग पठार, ये भी हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन राजमहल के बाद गैप है, मालदा गैप है, इसीलिए हम यहां से ही इसकी शुरुआत मानते हैं, राजमहल के पास से। ठीक है, मिट्टी नहीं आ रही तो अब हम एक एक करके, अगर ओडिशा के क्षेत्र में अगर हम जाए, देखो ओडिशा का पेज निकालिए, ओडिशा का पेज। दिख गया? ओडिशा निकाला? पक्का? गुड। ओडिशा के पहले एक और पहाड़ी देख लो, झारखंड में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी रामगढ़ की पहाड़ी। देखो वहां रामगढ़ मिलेगी। लगे आप मेलन पहाड़ी भी देख लो, उसी के ऊपर है ना, मेलन पहाड़ी भी देख लो। रामगढ़ की पहाड़ी अगर देखें तो खनिज संसाधनों में धनी है। यह झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, हाँ, मुख्यतः झारखंड में है रामगढ़ की पहाड़ी। यही से रिहंद नदी निकलती है, ध्यान देना है। रिहंद नदी का उद्गम क्षेत्र है, दिख रहा है? गुड। अब रिहंद किसकी सहायक है? सोन की सहायक है यार।
याद रखना है। इसी पर बांध बना है, उसके पीछे निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना, गोविंद सागर मत कर देना, ठीक है। हाँ, वो भाखड़ा नांगल के पीछे बनी हुई है ना। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना। गोविंद वल्लभ पंत जी जानते हो ना, महान व्यक्तित्व यूपी के। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ी दिख गई, मिलन की पहाड़ी भी दिख गई, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। आगे की ओर आए, हजारीबाग की पहाड़ी भी मिल जाएगी, हाईलाइट करो। खनिज संसाधनों में धनी है यह भी, धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ओडिशा में आ जाइए। अब अगर आप ओडिशा में आओगे तो यहां पर आपको मिलेगी, देखो, गरजात पहाड़ी। इसे ओडिशा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। कई धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के लिए जानी जाती है ना। अभ्रक, मैंगनीज, तांबा, इसके लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र। इसी के निकट राउरकेला शहर स्थित है। अगर आप देखो राउरकेला, ठीक, हाँ, इसी ओडिशा में अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो देखो आपको कुछ प्रमुख श्रेणियां मिलेगी, पहाड़ियां मिलेगी छोटी छोटी, जिसमें अस्सिया की पहाड़ी है, नयागढ़ की पहाड़ी है, देखो मिल जाएगी। अस्सिया, नयागढ़ मिल जाएगी। गरजात के आसपास आपको दो चोटियां मिलेगी, एक मिलेगी देवदी मुंडा, महेंद्रगिरी अरोया कोंडा। महेंद्रगिरी मिला। अब महेंद्रगिरी के पश्चिम में चलते जाओ, देवदी मुंडा भी मिल जाएगा, अरोया कोंडा, मिल गया पास में। ये सब ऊंची चोटियां हैं इस क्षेत्र की, ठीक है ना। मिल गया पक्का। हाँ, ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा प्रदेश है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पूर्वी घाट की यहीं पर प्राप्त होती है ना। तो जहां पर महेंद्रगिरी है, जहां पर अरोया कोंडा है, देवदी मुंडा है, ये तीन प्रमुख चोटियां हैं जो सबसे ऊंची है, ठीक। इसके बाद यदि आप आंध्र प्रदेश में प्रवेश करोगे, आंध्र प्रदेश, ध्यान से देखना है, तो आंध्र प्रदेश में यही पूर्वी घाट छोटी छोटी श्रेणियों में विभक्त है। अगर आप देखोगे नल्ला मल्ला, देखो नल्ला मल्ला को, मिला नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना है, इसके उत्तर से कृष्णा नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जनजाति बहुल क्षेत्र है। नल्ला मल्ला अंदर मत ढूंढो, तटों पर ढूंढो। कहाँ है? हाँ, तो वहां ढूंढो, मैं उधर देख रहे हो आप। नल्ला मल्ला मिल गया? हाँ, तो यहाँ नल्ला मल्ला है, ठीक है। यहाँ से कृष्णा नदी जा रही है। अब ध्यान देना है, ये जो नल्ला मल्ला है ना, उसी जगह पर जब कृष्णा नदी यहाँ पर है तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, नागार्जुन रिजर्वायर बनाया गया है, ठीक है। तो इसी नल्ला मल्ला के पास स्थित है, ठीक। बॉक्साइट वगैरह के भंडार है यहाँ पर, नल्ला मल्ला, ठीक है ना। अब अंदर की ओर आओगे तो यहाँ पर मिलेगा एरा मल्ला। एरा मल्ला मिला, नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, ये भी जनजाति बहुल है। नल्ला मल्ला, एरा मल्ला। फिर वेलिकोंडा है ना, तिरुपति में है। बालाजी आपने नाम सुना होगा, शेषाचलम पहाड़ी इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ही है शेषाचलम, मिल जाएगा। मिली? कहाँ है?
वेलिकोंडा मिला। फिर नीचे की ओर जाओगे पालकोंडा, यहां पर भी बॉक्साइट के भंडार है। ये सारे जनजाति बहुल क्षेत्र है। जहां पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो पहाड़ी तिरुमला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तिरुमला पहाड़ी पर है। तिरुपति नीचे गांव है, गांव मतलब गांव क्यों बोलो, शहर है, इंदौर से बड़ा है ना। तो तिरुपति, फिर ऊपर जाकर तिरुमला पे है ना वेंकट रमण बालाजी का मंदिर है। ठीक, चलिए आगे कर बढ़ते। तो ये है नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये सब आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। और ये वेलिकोंडा पालकोंडा जो है ये शेषाचलम पहाड़ी का हिस्सा है ना। आपको एक बड़े रूप में मिल जाएगा वहां पर। ठीक, अगर आप तमिलनाडु के क्षेत्र में जा रहे हो, अगर आप तमिलनाडु के क्षेत्र में जा रहे हो तो वहां पर कुछ पहाड़ियां मिलेगी। देखो है ना। तो तमिलनाडु के क्षेत्र पर आप जब जाओगे तो जहां पर पालकोंडा खत्म हो रहा है उसके नीचे अगर आप तमिलनाडु के क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर मिलेगा जावेदी, जावड़ी भी कहते हैं, आपके एटलस में जावड़ी लिखा होगा, जावेदी है। मिला जावेदी? मिल गई जावेदी पहाड़ी मिली? ऊपर देखो, ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर। तमिलनाडु कहां से शुरू हो रहा है? कभी भी अगर समस्या हो रही है फिजिकल मैप में तो पॉलिटिकल मैप में तमिलनाडु कहां से शुरू हो रहा है उसी स्थान पर से वहां पर शुरू होगा, तो जावेदी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों ही इधर पॉलिटिकल मैप और इधर फिजिकल मैप है ना, एक ही है ना अलाइनमेंट पर बने हुए हैं, एक ही स्केल पर बने हुए हैं। तो एक जैसे मैप है, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। तो तमिलनाडु का जितना हिस्सा पॉलिटिकल में है उतने में आप फिजिकल में देखोगे तो सबसे ऊपरी भाग में आपको जावेदी पहाड़ी मिल जाएगी। तो जावेदी पहाड़ी आपको मिल गई। फिर मिल जाएगी उसके नीचे शेवराय, मिला शेवराय, बॉक्साइट का बृहद स्थल है यह शेवराय पहाड़ी, है ना। लिग्नाइट कोयला भी है यहाँ पर। नेवली एक जगह मिलेगी, देखो अपना पॉलिटिकल मैप में, इसी जगह पर नेवली प्रदेश मिला। कहा मिला? मिला ना, शिवराय के पास में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट प्रदेश है यह नेवली। लिग्नाइट कोयला, ठीक है। शेवराय पहाड़ी याद रहेगी, जावेदी याद रहेगी, शेवरा याद रहेगा पक्का। ठीक है, उसके नीचे जाओ पंचमलाई होगा, जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, मिला। हाँ, अब ऐसी जा रही है, देखो यहां से अब कर्व लेगी, पंचमलाई, सिरुमलाई और यहां पर पालिनी, पालिनी की पहाड़ी ऊपर मिलेगी आपको, मिल जाएगा पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। पालिनी ध्यान देना है ना। मनमोहक क्षेत्र है, हरियाली है ना, मनोरम्य क्षेत्र है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि पर्यटन स्थल है पालिनी की पहाड़ी। ठीक, चाय के बागान है इस क्षेत्र में, है ना। इसके पहाड़ी ढलानों पर जो है क्या पाए जाते हैं? चाय के बागान। और इस क्षेत्र में इन ढलानों पर जो घास के मैदान क्षेत्र है उन्हें हम क्या कहते हैं? शोला कहते हैं। वेरी गुड, बताया भी था मैंने, है ना, शोला, पालिनी पहाड़ी। फिर उसके बाद इसके ऊपर आप जाओगे ना तो नीलगिरी मिल रहा है। नीचे मत जाना, ऊपर जाना, क्योंकि नीचे इसका विस्तार नहीं है। इसलिए पूर्वी घाट कहां समाप्त होता है? नीलगिरी प्रदेश पर होता है ना। ऐसे जाके देखो, ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, ठीक है ना।
मतलब हम मैं कहूं कि ये पूर्वी घाट अगर हम देखें तो ये ऐसे जा रही है ना, ऐसा जा रहा है और ऐसे मिल रहा है। यहां पर है आपका नीलगिरी और ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है नीलगिरी, और वेस्टर्न घाट दक्षिण तक ऐसा विस्तृत है और पूर्वी घाट ऐसा स्थित है। आया समझ में, है ना? तो इसके नीचे की पहाड़ियां अलग है और यहां तक की पहाड़ियां अलग है। ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा ये पूर्वी घाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्वी घाट। अगर हम बात करें राजमहल की पहाड़ी के नीचे से लेकर हम बात करें तो गरजात हिल्स है ना, फिर अस्सिया की पहाड़ी आएगी वहां पर, नयागढ़ की पहाड़ी आएगी वहां पर, है ना। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम पहाड़ी, ये सब पूर्वी घाट का हिस्सा है ना। फिर अगर हम तमिलनाडु में प्रवेश करें तो जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालिनी और नीलगिरी पर जाकर यह पश्चिमी घाट से संयुक्त हो जाती है। बाकी पूर्वी घाट की विशेषता है वो हम कल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पश्चिमी घाट की भी विशेषता को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।